नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हिंदी के जो एमसीक्यूज आते हैं सीटेट के एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए आपको 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है भाषा 1 और आगे लिखा हुआ है हिंदी। अगर आपने लैंग्वेज 1 को हिंदी चूज़ किया है, तभी आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। पहले आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा या मतलब कोई भी पैराग्राफ मिलेगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताने हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, मानसिक जगत में परिवर्तन कैसे आया जब मानव ने मानव के विकास के लिए भौतिक और मानसिक दुनिया की खामियों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो मानसिक परिवर्तन होने लगे। यही लड़ाई अब भी जारी है और आगे भी रहेगी। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार यहाँ पर क्या कहा गया, आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार मानसिक दुनिया में परिवर्तन को ज्ञान योग कहा जा सकता है। यह बदलाव भी पूर्ण महत्व का नहीं, सापेक्ष महत्व का ही है था। क्या मनुष्य ने अपनी अंतर्निहित खामियों के खिलाफ लड़ाई में किसी बड़ी ताकत की मदद ली? हाँ, उन शुरुआती दिनों में लोगों ने देखा कि भौतिक दुनिया की अपेक्षा मानसिक दुनिया में अधिक खामियां थीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं वहां पर, जिससे आपको बार बार पैराग्राफ पढ़ने की दिक्कत नहीं होगी। गहन विश्लेषण के बाद मनुष्यों ने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं, उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन कर सकते हैं, तो वे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सहायता से अपने खामियों को दूर करने में सक्षम होंगे और पोषित लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। तो ये तो पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ आपको पहले पढ़ना जरूर पड़ेगा। अब देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1, आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। तो अभी हमने देखा था मानसिक स्तर का जो परिवर्तन है उसको ज्ञान योग कहा गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। खामियां जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो खामियां शब्द जो है तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब जो मेनली संस्कृत से लिया है और उसको यूज किया जाता है, तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। मानसिक दुनिया से तात्पर्य है, अब देखिए मानसिक दुनिया से क्या तात्पर्य है, तो मन में उठने वाले भाव नहीं, मन मन भावन दुनिया ये भी गलत है, काल्पनिक दुनिया भी गलत है, मानस मन की स्थिति ये बिल्कुल सही है। मन की स्थिति को ही बोलते हैं मानसिक दुनिया। गद्यांश के अनुसार मनुष्य को डैश की जरूरत है, तो किस चीज की जरूरत है मनुष्य को? पैराग्राफ के हिसाब से ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की नहीं, अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। ये सब कुछ आपको उसी पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। अंतर्निहित का समानार्थी, समानार्थी मतलब होता है उसका पर्यायवाची क्या है, मतलब उसकी तरह जो अर्थ रखता है वो क्या है। ठीक है, तो समाविष्ट जो है वो अंतर्निहित का मतलब समाविष्ट भी होता है, तो यही इसका समानार्थी नहीं। देखिए समानार्थी पूछा गया है, क्या समानार्थी इसमें नहीं है? तो अंतर्निहित और समायोजित एक ही है, समाहित एक ही है, समाविष्ट जो है ये इसका अपोज मतलब ये इसकी तरह नहीं दे रहा है उत्तर। एक तरीके से समझ सकते हैं कि इसका अर्थ अंतर्निहित से अपोजिट है। ठीक है, अलग है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। तो नहीं पूछा गया था, ये भी आपको याद रखना है। मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे, मानसिक परिवर्तन किस तरीके से होने लगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण, यही दिया गया, यही इसका आंसर सही है। तो अपनी कमियों को लोग दूर कर रहे थे, उसके प्रयास के कारण क्या हुआ, मानसिक परिवर्तन होने लग गए। ये सारी चीजें आप अगर देखेंगे तो पैराग्राफ में आपको आसानी से मिल जाएंगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है, देखिए ब्रह्मांडीय मतलब यूनिवर्सल एनर्जी जो है, जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसमें मेनली ब्रह्मांड की ऊर्जा को बोलते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब पूरे यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है उसी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहा जाता है। आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मतलब शुरुआती दिनों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पूछा गया कौन सा मतलब इसमें बात है जो सही दी गई है। ठीक है, तो पहला दिया गया है भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम कमियां थी, बिल्कुल गलत है। भौतिक व मानसिक जगत दोनों में कोई कमी नहीं थी, ये भी गलत है। यहाँ पर भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में अधिक कमियां थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। भौतिक के मूल शब्द तथा प्रत्यय हैं, तो भौतिक का जो मूल शब्द है वो भूत होता है। ठीक है, और प्रत्यय लगा है इसमें इक, इक होगा, बड़ी नहीं होगा, भूत प्लस एक। यहाँ पर गलत हो सकता है क्योंकि ईक दिया है, जबकि छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर एक आएगा। अब देखिए कविता दी गई है, जीवन अर्पण लिए हुए
पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हँसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान ओठो याम है, इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है। तो ये आपको एक कविता दी गई है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है समूह से भिन्न शब्द है। तो हँसना का उल्टा रोना, आशा का उल्टा निराशा, पाना का खोना। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं सब में। भिन्न-भिन्न जो है विलोम नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें अलग है। और ये सीटेट का ही पेपर है तो इतना ही लेवल आता है, उससे ज़्यादा कठिन आपको लेवल नहीं मिलेगा। आठों याम से तात्पर्य है। अब आठों याम से क्या मतलब है? याम का मतलब दिशाएँ होती हैं, तो 8 दिशाएँ, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन सही है। चाहे कितना भी दुःख आए मनुष्य को डैश। अब देखिए, चाहे कितना भी दुःख आए मनुष्य को क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है खोता कभी, ठीक है? इसका ध्यान आठवें याम है, चलना हमारा काम है। मतलब हमेशा मनुष्य को क्या करते रहना चाहिए? चलता रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। कार्य रोक देने चाहिए, बिल्कुल गलत है। कार्य करते रहना चाहिए, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब सब कुछ आप देख सकते हैं, कविता से ही आपको मिल जाएगा। कविता के भाव अनुसार जीवन में डैश सदा रहते हैं। तो जीवन में सदा क्या रहते हैं ये पूछा गया है, तो सुख और दुख दोनों ही जीवन में आते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है? तो हँसता कभी, रोता कभी, इसका मतलब क्या है? सुख और दुख की तो बात हो रही है। जीवन कैसा है? अब जीवन कैसा है कविता के हिसाब से? तो आशा और निराशा से घिरा हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। इसको भी आप देख सकते हैं, आशा निराशा से घिरा हुआ बोला गया ना जीवन को, ठीक है? तो जीवन जो है कैसा है? आशा और निराशा से भरा हुआ है। जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। तो जीवन की जो विषम परिस्थितियाँ हैं, उसको व्यक्त करने के लिए सबसे उचित उदाहरण में से कौन-सा नहीं है, ये आपको बताना है। कभी हँसना कभी रोना पहला दिया है, ठीक है? ये तो है ही है। कभी सोना कभी रोना, ये उदाहरण थोड़ी ना है, ये तो गलत है। खोना पाना भी है, आशा निराशा भी है, कितना आसान है देखिए। मातृभाषा अर्थ बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? तो मातृभाषा से आधारित जो बहुभाषावाद है, किसकी अनुशंसा करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है? तो पहला ऑप्शन दिया गया सभी बच्चों की विद्यालयी शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी माध्यम और घर की भाषा में होनी चाहिए। तो देखिए अंग्रेजी माध्यम जो दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मातृभाषा होना चाहिए या घर की भाषा होनी चाहिए। उसमें विद्यालयी बच्चों जो हैं उनकी शिक्षा की शुरुआत इसी भाषा में होनी चाहिए। इंग्लिश में शुरुआत कर देंगे तो बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 106 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है। तो स्किमिंग समीक्षा करने के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि स्कैनिंग द्वारा किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलती है, ठीक है। स्किमिंग और स्कैनिंग दोनों में ही पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान तीव्र नेत्र गति शामिल है, ये भी ठीक है। स्किमिंग सरसरी तौर पर पठन को ही स्किमिंग कहते हैं वैसे, के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को शीघ्रता से पढ़ा जाता है, जबकि स्कैनिंग बारीकी से पठन के अंतर्गत विशिष्ट तथ्य जानने के लिए पढ़ाता है। ये बात बिल्कुल सही है। स्किमिंग में गहराई से पठन किया जाता है, देखिए यही गलत दे दिया गया। अब आप समझ सकते हैं स्किमिंग और स्कैनिंग, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप इसको कर ले जाएँगे। स्कैन का मतलब क्या होता है? सरसरी तौर पर उसको देखा गया है। मतलब स्किमिंग का मतलब क्या है? सरसरी तौर पर देखा गया है। लेकिन अगर स्किमिंग आप देखेंगे, स्कैनिंग देखेंगे, तो स्कैनिंग का मतलब है उसको पूरी डिटेल में देखा गया है। ठीक है? तो स्किमिंग और स्कैनिंग में थोड़ा-सा अंतर समझिएगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ करते हैं, तो भाषा का कौन-सा प्रकार्य अधिक प्रयोग में लाया जाता है? तो बच्चे जो हैं उनके आसपास जो भी हो रहा है उसके बारे में जब पूछ रहे हैं, तो इससे सूचनात्मक नहीं है, खोजबीन परक है। खोजबीन करने की बच्चे कोशिश कर रहे हैं। 109 कह रहा है मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीजों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तात्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो संरचना निर्भरता गलत है। वियोजन सामर्थ्य ये भी गलत है। डिस्क्रीटनेस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है इसमें। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
110 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? देखिए नहीं पे बोल्ड किया गया है, ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है? तो पूछा गया है कौन-सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? तो समझ और पठन इनका लक्षण कौन नहीं है? मतलब पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ समझ भी रहे हैं। घटना और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना ये तो है। अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशित ये भी है। अक्षरों और वर्णमालों पर ध्यान केंद्र ये नहीं है। तो यहाँ पर सी थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें मेनली कुछ समझना-वमझना नहीं है, केवल याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? ठीक है, तो कौन सा गुणधर्म नहीं है पूछा गया है। तो द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद 2 भाषाओं के व्याकरण के नियमों की तुलना करना, ये तो है। भाषा के प्रकार्यों, ठीक है? भाषा के प्रकार्यों के स्थान पर नियमों को अधिक ध्यान देना, ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थी से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्होंने उसे उसके द्वारा दिए गए अनुभव जनित अनुभव जनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और उस प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे, यह किसका उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मेटा कॉग्निशन की बात हो रही है, ठीक है? मेटा कॉग्निशन को क्या कह सकते हैं, अधिसंज्ञान कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है? निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना अब यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से क्रेशन की परिकल्पना में से कौन-सा व्यगोस्की के जेडपीडी के समान है? तो जेडपीडी के समान इनमें से कौन-सा है ये बताना है। तो प्राकृतिक व्यवस्था परिकल्पना गलत है, इफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना ये भी गलत है, निवेश परिकल्पना ये सही है। आगे बढ़ते हैं 14th 114वां क्वेश्चन, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो ये 24वां क्वेश्चन होगा। क्यूमिन की अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका आंसर है द्वितीय भाषा में बोधगम्यता और उत्पाद। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है? 15 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने का तर्क संगत नहीं ठहराता। थोड़े से देखिए टफ क्वेश्चन, अब सारे तो करने नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो टफ हैं, ठीक है? तो शब्द और पाठ्य सामग्री अधिक रुचिकर होती हैं जबकि अक्षर नहीं, गलत है। शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है, ये भी गलत है। शुरुआती पाठक छोटी-छोटी इकाइयों की तुलना में बड़ी इकाइयों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ये ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? तो कौन-सा इसमें भाषिक रूप से सही है, ये बताना है आपको। तो भाषाओं की अपनी लिपि होती है, नहीं, ठीक है, परंतु बोलियों कोई लिपि नहीं होती, गलत है। भाषा और बोलियों में कोई सुपरिभाषित भाषिक अंतर नहीं, ये भी गलत है। भाषाओं में साहित्य लिखा गया है परंतु बोलियाँ, हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वीरा 7 माह की शिशु है। देखिए वीरा के बारे में बात हो रही है, 7 माह की शिशु है, वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित हैं। वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है? तो किस रूप में वो कम्युनिकेशन कर रही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है? तो ये क्वींग कहेंगे इसको, कूजन या क्वींग कहेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? अब देखिए उत्पादक जो है शब्द है, ये संपदा क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है उसी को उत्पादक शब्द संपदा कहा जाता है। तो वे जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है, पहला ही बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? ठीक है? तो भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या किसने नहीं की है, ये आपको यहाँ पर बताना है किसमें नहीं की गई है। तो पहला दिया गया है, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं? तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बात सही है। बच्चों का भाषिक उत्पाद
उन्हें मिले भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है? ठीक है, ये बात भी अगर आप देखेंगे तो भाषिक उत्पाद की बात करी गई है, ये नहीं है, ये थोड़ा-सा गलत लग रहा है। बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं? ये भी ठीक है। बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं? ये बात सही। देखिए, तीनों बातें जो हैं, वो कहीं न कहीं बच्चों से रिलेटेड है और कहीं न कहीं सही भी है। प सेकंड ऑप्शन ही इसमें गलत है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। एक समुदाय विशेष के बोलने-चालने के तरीके में यह देखा गया कि 2 भिन्न-भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न-भिन्न तरीके से उच्चारित कर रहे थे। यह किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है? तो देखिए 21 है, तो कुछ लोग 21 बोलते हैं, कुछ लोग 21 बोलते हैं। तो ये कैसा उदाहरण है? मतलब अलग-अलग तरीके से लोग उच्चारण कर रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण है? तो सामाजिक सांस्कृतिक चर का नहीं, सामाजिक भाषिक चर का, यही सही है इसमें। ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहते हैं। तो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो आप लैंग्वेज के पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हमने और भी एमसीक्यूज़ बनाए हैं अलग-अलग टॉपिक्स के, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।